बजट से पहले सरकार ने खेती के क्षेत्र में किया बड़ा सुधार। बेहद कम प्रीमियम पर किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा। किसानों की हर मुश्किल का इलाज करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल कटाई के 14 दिन बाद भी नुकसान का असर किसान पर नहीं। दलहन की खेती लाभकारी बनाने पर सरकार का जोर। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान दे रहा है किसानों को प्रशिक्षण। और लगातार 14वें महीने में नेगेटिव में है महंगाई दर। दिसंबर महीने में भी महंगाई के बढ़ने की रफ्तार माइनस में। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम लेकर आए हैं ढेर सारी खबरें, कमोडिटीज के भाव और किसानों के लिए कुछ जरूरी जानकारी भी। आज विशेषज्ञों से हम समझेंगे कि बेहतर दाल उत्पादन के लिए क्या कुछ करना जरूरी है। NCDEX पाठशाला में समझेंगे कि दाल की अच्छी उपज किसान कैसे हासिल कर सकते हैं। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं। कहां तेजी देखने को मिल रही है, कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर NCDEX हाजिर भाव पर। अब हम नजर डाल लेते हैं कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। बजट से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करके सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही कुछ खास खबरें। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना 2016 के खरीफ सीजन से लागू होगी। कैबिनेट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बताया कि इस योजना में पिछले सभी योजनाओं की अच्छी बातों को शामिल किया गया है और उनकी कमियों को दूर कर दिया गया है। नई योजना में कुल 50% किसानों को कवरेज मिल सकेगा, जो कि अब तक 23% रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 100 रूपये पर 2 रूपये और रबी में 100 रूपये पर 1.5 रूपये का प्रीमियम देना होगा। इनके अलावा कारोबारी फसलों और बागवानी को भी बीमा के दायरे में शामिल किया गया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई नहीं हो पाने और कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर खेत पर फसल खराब हो जाने के जोखिम को भी शामिल किया गया है। फिलहाल देश में लागू फसल बीमा योजना के तहत जो नियम लागू थे, उसके मुताबिक उदाहरण के लिए 30,000 रूपये की बीमित फसल पर किसान को 900 रूपये का प्रीमियम देना होता है और अगर पूरी फसल बर्बाद हो जाए तो उसे केवल 15,000 रूपये मिलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जहां किसान का प्रीमियम 900 रूपये से घटकर 600 रूपये रह जाएगा, वहीं उसे मिलने वाली रकम 15 से दोगुनी होकर 30,000 रूपये हो जाएगी। अलबत्ता प्रीमियम में सरकार का हिस्सा पहले के 2,400 रूपये से बढ़कर जरूर 6,000 रूपये हो जाएगा। एक और अहम बदलाव आपदाओं की पहचान पर की गई है। मोदी सरकार की नई योजना के तहत अब ओला, जलभराव और भूस्खलन जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा। पुरानी योजनाओं में अगर किसान के खेत में जलभराव हो जाए तो कई बार किसान नियमों के तहत दावा राशि प्राप्त नहीं कर पाता था, लेकिन अब इसे स्थानीय आपदा मानते हुए केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। गांवों के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड अपने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बॉन्ड में 500 करोड़ रुपए और जोड़ने की योजना बना रही है।
चालू साल 2015-16 में इस मद में 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 2500 रुपए किए जाने की संभावना है। चालू साल में खराब मानसून के कारण धान उत्पादन में कमी के बावजूद सरकार की चावल खरीद पिछले साल के 3 करोड़ 20 लाख टन का स्तर पार कर सकती है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 में अब तक चावल की खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 31% बढ़कर 2 करोड़ टन तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने इस साल चावल खरीद के लिए 3 करोड़ टन का लक्ष्य रखा है। भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में अपने पास मौजूद अतिरिक्त गेहूं बेचकर 31 मार्च 2016 तक 10,400 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रहा है। गेहूं की औसत बिक्री कीमत इस बार पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा रही है। रिपोर्ट के अनुसार निगम के पास इस वक्त 2 करोड़ 40 लाख टन गेहूं का भंडार है, जो कि 1 करोड़ 38 लाख टन की जरूरत से 74% ज्यादा है। कृषि मंत्रालय हर खेत को सिंचाई देने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा से जोड़ने की योजना बना रहा है, ताकि इसके लिए श्रमिकों की कोई कमी न हो। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब भी कई जगहों पर मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में काम हो रहा है, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप देने की योजना है। दिसंबर 2015 में थोक महंगाई पिछले साल इसी महीने के मुकाबले एक बार फिर कम हुई है। ये लगातार 14वां महीना है जब महंगाई दर पिछले बार के मुकाबले कमी दर्ज करा रही है। दिसंबर 2014 के मुकाबले थोक महंगाई दर में करीब 0.25% की गिरावट आई है, यानी जो वस्तु थोक मूल्य पर 2014 दिसंबर में 100 रुपए की थी, वो दिसंबर 2015 में 99 रुपए 27 पैसे की मिल रही थी। हालांकि खाने पीने की चीजों की महंगाई दर इस महीने भी करीब 9% पर बनी रही। ब्रेक के बाद चलेंगे कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और समझेंगे कि दाल की कीमतें बढ़ने का फायदा सीधे तौर पर किसान को कैसे मिल सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खेती किसानी का सबसे आधुनिक और अलग शो मंडी.com। किसी भी कमोडिटी के दाम बढ़ने पर उसका रकबा और उत्पादन दोनों ही बढ़ जाना आम बात है, क्योंकि किसान को ये लगा कि कीमत अच्छी मिल रही है तो वो कमोडिटी ज्यादा उगाता है। लेकिन दालों के मामले में ये तय बात लागू नहीं हो रही है। लगातार दाल महंगी हो रही है, फिर भी किसान ज्यादा दाल नहीं उगा रहा है। इसकी वजह जानने के लिए हमारे संवाददाता भुवन भास्कर पहुंचे कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। पिछले साल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए देश को करीब 40 लाख टन दालों का आयात करना पड़ा और इस साल दाल की कीमतों में करीब 2 से 2.5 गुने तक का इजाफा देखा गया। लेकिन इसके बावजूद किसानों की रुचि दाल के उत्पादन में नहीं बन पा रही है। आखिर क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर ढूंढ लिया जाए तो दाल के दामों में आने वाले अनाप शनाप तेजी का समाधान भी ढूंढा जा सकता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दाल उगाने वाला और सबसे ज्यादा दाल खाने वाला देश है। सच पूछिए तो दुनिया के कई देश केवल भारत को दाल निर्यात करने के लिए ही दालों की खेती करते हैं। पूरी दुनिया की अरहर दाल का 80%, चने का 65%, मसूर का 37% और मूंग और उड़द दाल का 65% केवल भारत में पैदा होता है। इसके बावजूद देश की कुल जरूरतों का 5वां हिस्सा हमें आयात करना होता है। ऐसे में अगर किसी भी साल मौसम दगा दे जाए तो कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को भांपकर मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं। पिछले साल जो है केवल 12% दलहनी फसलों का मूल्य, दलहनी फसलों का उत्पादन गिरा है। यदि कीमतें देखें तो करीब 120 से लेकर 136% तक उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चाहे दालों के दाम में आग लगी हो, लेकिन देश का किसान दालों के उत्पादन को लेकर खास उत्साहित नजर नहीं आता।
दालों के मामले में देश की आत्मनिर्भरता के बीच सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसलिए सबसे अहम बात है कि दालों की खेती में किसानों की मुश्किलों को पहचाना जाए और उन्हें दूर किया जाए। सीमांत और लघु कृषकों की संख्या प्राय गांव में 70 से 80% तक पाई जाती है। तो उनका कहना है कि हमको पहले जो है अपने खाने के लिए जैसे गेहूं है और जानवरों के लिए भूसा होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में जैसे खरीफ है उसमें हम धान उगाना चाहेंगे, उससे हमको पुआल मिलता है। इसके बाद जो है गेहूं उगाते हैं इसलिए कि हमको दाना मतलब रोटी भी मिलती है और भूसा भी मिलता है। तो उनकी जो प्राथमिकता है, ऐसा नहीं है कि दलहन करना चाहते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे जो हमारा जनसंख्या का वो बढ़ता जा रहा है घनत्व और जमीनें जो है घटती जा रही हैं। जमीनें घटती इसलिए तमाम जगह मकान बन जा रहा है, सब कुछ वो हो रहा है। दूसरी बात, किसान कहता है साहब हमारे खेतों में हम अगर खेती करते हैं दलहनी फसलों में रोग बहुत ज्यादा लग जाता है। जब रोग लग जाता है तो उसमें जो है पीला रोग लग गया मूंग में, उकठा बीमारी चना अरहर में लग गई, तो पूरा फसल जो है हमारी खराब हो जाती है, तो हमको पैदावार कम मिलती है। तो हमको ऐसा प्रजातियां बताएं जिसमें कि रोग अवरोधी हो। तो हम लोग कोशिश आजकल कर रहे हैं किसानों की भागीदारी में रोग रोधी प्रजातियां दे करके उन्हीं के हिसाब से चयन करके उनके परिस्थिति में जाए। और दालों के प्रति किसानों में बढ़ते इस रुझान की एक झलक मंडी.com को उस वक्त भी मिली जब हम कानपुर के भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान में दालों पर हो रहे नए नए शोधों का जायजा लेने पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात हुई मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए किसानों के एक दल से, जिसमें शामिल किसान मूंग की खेती के गुर सीखने यहाँ पहुँचे थे। क्या है सर, हमारा मतलब ये कि अभी हमारा मान लो 1 हेक्टेयर में दलहन की खेती करते हैं हम, उड़द मूंग की वगैरह जी। तो अपन ये चाहते हैं कि अपन को थोड़ा सा फायदा उसमें समझ आता है, अपन चाहते हैं कि और खेती इसकी बढ़ाया जाए। वो समझ में आया कि गेहूं काटने के बाद हमारी जमीन पड़ी रहती है खाली, तो खाली समय पे अगर हम ये खेती कर लिए तो थोड़ा सा अपना बेनिफिट बन जाता है उसमें। अभी खेती तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए दलहन का कि क्या कैसे होती है, और ये खेती करना चाहता हूँ मैं दलहन की, इसलिए कि इस समय रेट बहुत टाइट हो रहे हैं। तो अपन भी सोचे ये जमीन पड़ी रहती है तो अपन कुछ इसका फायदा लें। लेकिन बढ़े भाव का फायदा उठाने का ये जोश तात्कालिक बनकर न रह जाए और अगले साल प्रमोद और रवि सरीखे किसान हाथ मलते हुए फिर अपनी पारंपरिक खेती पर न लौट आएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार को तत्काल कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इनमें सबसे अहम ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी फसल के लिए सही कीमत मिले और उनकी उपज को खरीदे जाने की सही और समुचित व्यवस्था हो। जब भी इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित किया जाए तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दलहनी फसलें जमीन में मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती हैं, इनकी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कम करती हैं। तो इन चीजों को भी उसमें शामिल करके उसके अच्छा मूल्य देना चाहिए। एक बार जब किसान अपनी फसल की बिक्री और कीमत को लेकर निश्चिंत हो जाएगा तो फसल की दूसरी समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकता है। ये समस्याएं दरअसल ढांचागत हैं और इसलिए इन्हें सुलझाने के लिए समयबद्ध योजना बनाकर लगातार काम करने की जरूरत होगी। दालों की फसल को कीड़ों से बहुत गंभीर खतरा होता है। कीड़ों की कुछ खास प्रजातियां तो आधी फसल तक खराब कर सकती हैं। ऐसे कीड़ों से दालों को बचाने के लिए कानपुर के दाल अनुसंधान संस्थान में काफी उन्नत तकनीक के प्रयोग किए जा रहे हैं। कीट प्रतिरोधक चना और अरहर बना रहे। इसके लिए एक हम लोगों ने एक बैक्टीरिया से जिनका नाम की बैसिलस thuringiensis है उनसे एक जीन लिया है और वो जीन लेके मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा इस चना और अरहर के अंदर डाल रहे हैं इसको। इस जीन का क्षमता ये है कि जो कीट है उनको ये खाने नहीं देंगे और जो कीट के द्वारा जो लॉस होता है चना और अरहर में वो काफी हद तक कम हो जाएगा। कीटों से अगर फसल की सुरक्षा हो भी गई तो अगली बड़ी चुनौती दालों के भंडारण की होती है, क्योंकि दालों का भंडारण सामान्य कमोडिटी के रख रखाव से काफी महंगा होता है और खेतों से निकालकर सीधे दालों को वेयर हाउस में रखा भी नहीं जा सकता। ये तुरंत खराब हो जाते हैं। दलहनी फसलों को स्टोरेज में बहुत दिक्कत है, भंडारण में बहुत दिक्कत है। तो यदि उसका एक अच्छा भंडारण की सुविधा यदि दे दी जाए और दाल को जो ग्रेन है उसको हम स्प्लिट दाल में बदल दें तो उसको हम 1 साल रख सकते हैं।
तो इसलिए भी यदि रख सकता है, किसान अपने पास रख सकता है, तो शायद ये जो जिस अवस्था से हम पिछले साल गुजरे हैं वो अवस्था शायद न आए। जो यही वो मोड़ है जहां किसान सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और यही एंट्री होती है मिलर्स की, क्योंकि दाल को प्रोसेस कर स्प्लिट में बदलना एक महंगी प्रक्रिया है। इसलिए किसान की मजबूरी होती है कि वो दाल मिलर या प्रोसेसर को बेच दे। मिलर उसे प्रोसेस कर महीनों तक अपने भंडार में रख सकते हैं और दाम बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन IIPR ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किसानों की इस मुश्किल को हमेशा के लिए आसान कर उनके लिए भारी मुनाफे के दरवाजे खोल सकती है। अरहर की जो दाल आप अपने बगल की दुकान से 175 या 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं, किसान के यहां से वही दाल 60 से 70 रुपए प्रति किलो निकलती है। यानी अरहर के दाने की प्रोसेसिंग के कारण उसके दाम में करीब 100 से 125 रुपए का उछाल आ जाता है। यही वो दाल मिल है जहां से उसको प्रोसेस किया जाता है। फर्क केवल यह है कि अभी ये मिल केवल मिलर्स के यहां है। ये मिल जो IIPR कानपुर ने बनाई है, इसकी कीमत केवल 80,000 रुपए है और ये हर किसान अपने घर में रख सकता है, यानी दाल की प्रोसेसिंग अपने घर में कर सकता है और जो फायदा अभी प्रोसेसिंग के कारण उससे के हाथ से निकल रहा है, वो फायदा धीरे धीरे किसान अपने पास भी ला सकता है। इस छोटी सी मिल से बड़े चमत्कार हो सकते हैं और फिर एक बार जब किसान दाल की फसल लगाना शुरू कर देगा तो फसल चक्र में समझदारी से इसका इस्तेमाल कर वो अपनी खादों की खपत को भी कम कर सकता है। दालों में मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी दालों की खेती का फायदा अच्छी कीमत के अलावा खेती का खर्च घटाने में भी मिल सकता है। अगर आप पल्सेस के बाद व्हीट लेते हैं या धान लेते हैं तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और उसके बाद जो उसमें क्रॉप ग्रोथ में जो उसकी डंडी होती है, स्टेम होता है, लीफ होता है, वो सड़कर भी जमीन के अंदर चला जाता है। उसमें भी काफी हद तक जो है नाइट्रोजन जो है उसका कमी को पूरा कर लेता है। यानी दालों की खेती बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने से न केवल आम लोगों को प्रोटीन का सबसे बेहतरीन शाकाहारी स्रोत कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकेगा, बल्कि ये किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। भुवन भास्कर, मंडी.com। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे दाल वैज्ञानिक जो बताएंगे कि किसान दलहन की अच्छी उपज कैसे तैयार कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक एनपी सिंह। एनपी सिंह हमें बता रहे हैं कि दलहन की बेहतर उपज कैसे हासिल की जा सकती है। किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि किसान भाई अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर अपनाएं, क्योंकि दलहनी फसलें न केवल आपके परिवार के लिए उत्तम पोषण प्रदान करती हैं, बल्कि ये फसलें आपकी मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती हैं। दलहनी फसलों को उगाने के लिए कुछ सलाह है कि उसको आप जरूर करें, कुछ जो प्रक्रिया है उसको जरूर करें। जैसे कि दलहनी फसलों को उगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक उचित प्रजाति का ही बीज लें। उचित प्रजाति का क्वालिटी बीज, जिसको कहते हैं उन्नतशील बीज, आप जरूर लें और इस उन्नतशील बीज को आप जो है उसका ट्रीटमेंट करें, फफूंदी नाशक से इसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद जो बीज है खेत अच्छी ढंग से तैयार कर लें और खेत में जो बीज को पक्तियों में बोएं और पक्तियों में बोने के बाद आप देखें कि पौधों की उचित मात्रा आपके खेत में है कि नहीं, और उसके लिए जरूरी है कि जरूरत पड़े तो जरूरत से ज्यादा पौधे हैं उसमें से आप निकाल दें, जिसको हम कहते हैं थिनिंग। दूसरी चीज है कि किसान भाई जब फसल आगे बढ़े तो उचित समय में सिंचाई दें। आजकल माइक्रो इरिगेशन स्प्रिंकलर
पर सरकार जो दे रही है उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी भी दी जा रही है, रैप भी दी जा रही है, तो किसान भाई इसको भी अपना सकते हैं। फसल के लिए एक सिंचाई बहुत जरूरी है, जबकि आपके उसमें फलियां आने लगे और फूल और फलियां आने लगे और उसमें दाने बनने लगे। इसके यदि एक सिंचाई उस समय पर अपना जरूर बचा के रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उत्पादन को आप 25 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि कुछ दलहनी फसलें जैसे अरहर है या चना है, उसमें एक बहुत ही एक ऐसा कीट लगता है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीड़े को जो फली वेधक कीट बोलते हैं, इसलिए उसको IPM जो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए जरूर करें। हर एक स्टेप पर आप ध्यान रखें कि कब कितना कीड़ा आ रहा है और कैसे जा रहा है। और वो होने के बाद जो है, यदि आपकी फसल जब पक करके तैयार होती है तो उस समय देखें कि जब उचित मॉइस्चर है, नमी है, तभी फसल को काटें। जिससे नॉर्मली हम कहते हैं कि जब 10 से 12% यदि मॉइस्चर है उस समय काटें और ला करके उसको आप इस तरह से साफ करें ताकि ग्रेडिंग कर लें, ताकि जो है आपको उसका उचित मूल्य मिले। और सबसे जो ज्यादा जरूरत है दलहनी फसलों के भंडारण में है, दलहनी फसलों के भंडारण करने देख लें कि उसमें कुछ कीड़े तो नहीं है, उसका ट्रीटमेंट कर लें और उसके बाद जो है ये ट्रीटमेंट करने के बाद ही बाहर नमी की मात्रा आप 10 से 12% करें, उसके बाद ही भंडारण करें। यदि किसान भाई ये सारी विधियों को अपनाते हैं तो बेशक दलहनी फसलों का उत्पाद जो है बढ़ाया जा सकता है। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी देश के किसी हिस्से की खेती किसानी की सफल कहानी लेकर। साथ ही बताऊंगी कमोडिटीज के भाव और किसानों के काम की हफ्ते भर की सारी खबरें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।